हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो अपने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वृत्त, आयत, त्रिभुज तथा वर्ग का क्षेत्रफल और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट हम लोगों ने दो क्वेश्चनों में डिस्कस कर लिया है। इससे पहले की क्लास में मैंने कुछ आपको क्वेश्चन कराए थे, आज भी हम क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमारा जो ये सर्किल है वृत्त, इसको मैंने आपको नहीं बताया है क्योंकि इसके ऊपर आपको अच्छे से पकड़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस जाते हैं, क्योंकि पॉइंट में चीज़ें वहाँ पर खेली जाती हैं, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को आप अंत तक देखना, हर एक चीज़ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, समझ में आएगा ये मैं आपको वादा करता हूँ। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक बैडमिंटन का कोर्ट जिसकी लंबाई 30 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर है। एक बैडमिंटन का कोर्ट है जिसकी लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई कितनी है? 30 मीटर। लंबाई चौड़ाई भी 30 मीटर और 20 मीटर है। उसमें लकड़ी के यानी उसके ऊपर लकड़ी के 3 × 2 मीटर के टुकड़े लगवाने हैं। 3 × 2 मीटर का मतलब क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई, इसमें से 3 कोई एक लंबाई हो सकती है, 2 कोई एक चौड़ाई हो सकती है ना। एक टुकड़े का मूल्य अगर 120 रुपये है तो पूरे कोर्ट में लकड़ी लगवाने का खर्च बताओ। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और यह क्वेश्चन आपका 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है भैया, याद रखना। 2018 का ये पूछा गया प्रश्न है ना। तो देखो अब इस प्रश्न को हम कैसे लगाएंगे। अगर मैं क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ तो क्वेश्चन में बैडमिंटन की लंबाई दी गई है और चौड़ाई दी गई है। तो अगर मैं आपसे इतना पूछूं कि कोर्ट का क्षेत्रफल क्या होगा, मैं जो बैडमिंटन का कोर्ट है ना, बैडमिंटन का कोर्ट, तो मैं कोर्ट का क्षेत्रफल आपसे पूछूं तो आप क्या कहोगे कि सर कोर्ट में क्या होगा? बैडमिंटन का कोर्ट कैसा होता है भाई? वो रेक्टेंगल टाइप का होता ना, आयताकार होता है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे के चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई यहाँ से क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 30 मीटर। और चौड़ाई कितनी दे रखी है? 20 मीटर। तो चौड़ाई 20 मीटर हो गया। अगर मैं इसका क्षेत्रफल बताऊंगा तो 3 दूनी 6 और डबल जीरो यहाँ से लग जाएंगे मीटर स्क्वायर। यानी जो बैडमिंटन के कोर्ट का क्षेत्रफल आ गया वो कितना आ गया? 600 मीटर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। अब आपको क्या करना है कि जो लकड़ी के टुकड़े लगवाने हैं वो किस साइज में लगवाने हैं? 3 × 2 यानी कोई एक लंबाई। देखो भाई, बात को समझने का प्रयास करना। अगर कोर्ट आपका आयताकार है तो उस पर जो लकड़ी लगवाओगे वो भी ना आयताकार लगवाओगे। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया गया। यहाँ टुकड़े की लंबाई और चौड़ाई ना देकर मल्टीप्लाई में दे दिया गया है। तो कहने की बात केवल इतनी सी है मेरे भाई कि अगर मैं पूछूं लकड़ी के टुकड़े का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर मैंने पूछा कि लकड़ी के टुकड़े का क्षेत्रफल आपसे पूछ लूं, टुकड़े का क्षेत्रफल, तो आपको पता है यह भी तो आयताकार हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा लंबाई गुणे के चौड़ाई, ये भी तो हो जाएगा। लकड़ी के टुकड़े का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 2 × 3, तो 2 मीटर और गुणे में 3 मीटर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब मेरी बात को समझना, जो कोर्ट का क्षेत्रफल था वो 600 मीटर स्क्वायर था और जो लकड़ी का टुकड़ा लगाना है वो आपको 6 मीटर स्क्वायर का लगाना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने लकड़ी के टुकड़े लगेंगे, तो इतनी बात समझना, अगर मैं आपसे पूछूं कि टुकड़ों की संख्या क्या होगी, भाई बात को समझना, टुकड़ों की संख्या अगर मैं आपसे पूछूं टुकड़ों की संख्या, तो टुकड़ों की संख्या के लिए आप क्या करोगे कि कोर्ट का क्षेत्रफल बटे टुकड़े का क्षेत्रफल, कोर्ट का क्षेत्रफल बटे टुकड़े का क्षेत्रफल। कोर्ट का क्षेत्रफल कितना है? 600 मीटर स्क्वायर कोर्ट का क्षेत्रफल है, बल कोर्ट का क्षेत्रफल, और बटे हमको क्या करना है? टुकड़े का क्षेत्रफल। टुकड़े का क्षेत्रफल यानी 6 मीटर स्क्वायर। अब मेरे भाई एक चीज को आपको बहुत अच्छे से समझना है। अगर
आपको टुकड़ों की संख्या ज्ञात करनी थी तो आपने क्या किया, कोर्ट का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय टुकड़े का क्षेत्रफल, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, 600 को 6 से भाग करोगे तो टुकड़ों की संख्या कितनी आ जाएगी, 100। यानी ये 100 क्या है, आपके टुकड़े हैं जो कि आपको कोर्ट पे लगवाने हैं 3 गुणे 2 मीटर लंबाई के, है ना। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि एक टुकड़े का क्षेत्र, एक टुकड़े पर 120 रुपए खर्च होते हैं तो टोटल लकड़ी लगवाने का खर्च क्या होगा। भाई एक टुकड़े पर 120 रुपए खर्च होते हैं और हमने ज्ञात कर लिया हमारे पास टुकड़े कितने हैं, 100 है ना। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि टोटल जो आपका एक्सपेंडिचर है, टोटल जो आपका खर्च है वो कितना होगा। भाई टुकड़े आपके पास हैं 100 और एक टुकड़े पर आपका खर्च आ रहा है 120, तो मैं कह सकता हूँ कि 12 एकम 12 और ये 3 जीरो आ जाएंगे, 12,000 रुपये आपका सही जवाब होगा। 12,000 रुपये खर्च आएगा आपका किस पर, बैडमिंटन पर, बैडमिंटन के कोर्ट पर लकड़ी लगवाने का खर्च कितना आ जाएगा, 12,000 रुपये आ जाएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 12,000 रुपये आ जाएगा, आपका सही जवाब है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे के क्वेश्चनों पे पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर, प्रश्न संख्या 2 पर पहुंचेंगे, ठीक है ना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको ऐसे ही चीज़ों को रिलेट करके लगाना पड़ेगा, अदरवाइज फिर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, है ना। क्लियर बात, एक प्रश्न क्लियर हो गया ना, ओके। देखो अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 और उस क्या है जरा उसकी भावनाओं को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ तक की बात में किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। एक आयत की लंबाई कितनी है, वो 5 सेंटीमीटर है। एक आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा आपको क्या दिया गया है, विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। विकर्ण की लंबाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। हमने विकर्ण की लंबाई लिख लिया सर, कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आपसे पूछे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो अगर आप चीज़ों को समझे हो तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपको यहाँ पर लंबाई दे दिया गया, विकर्ण दे दिया गया, लेंथ और डायगोनल दिया गया, लेकिन आपको यहाँ पर भाई ब्रेथ नहीं दी गई, चौड़ाई नहीं दी गई। और अगर चौड़ाई नहीं पता है तो आप रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हो। भाई ये तो चीज़ समझने वाली हो गई ना। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा क्या करेंगे, आपको उसी बात पे ले चलेंगे जब मैंने बेसिक आपको बताया था कि रेक्टेंगल का अगर हमको डायगोनल पता है, विकर्ण पता है, तो हम वहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से चाहे तो लंबाई चौड़ाई कुछ भी निकाल सकते हैं, है ना। या फिर आप डायरेक्ट विकर्ण का अगर फार्मूला याद है तो उससे भी काम कर सकते हो, लेकिन मैं फार्मूला आपको पढ़ाता नहीं हूँ, है ना। देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसे मान लिया आपका एक रेक्टेंगल बना होगा, एक ऐसे आपका आयत बना होगा, है ना। इसका एक डायगोनल है, ये इसकी लंबाई, यही तो हो गया आपका विकर्ण। इसकी लंबाई कितनी है, 13 है, इसकी लंबाई 13 और आयत की लंबाई यानी ये लंबाई दिया है आपको 5। ये दोनों सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर में है। अब अगर मैं भाई इसका नाम अगर मैं रख लेता हूँ A B C और D, हमने इसका नाम रख लिया, तो आप मेरे भाई एक बात देख पा रहे होंगे कि अगर मैं इतने चीज़ को बाहर निकालूं, ये A, ये B और ये D, अगर मैंने इतने को बाहर निकाला तो ये 13, ये 5, ये 13 और ये 5, तो ये 12 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13। ये आप जब आगे पहुंचोगे ट्रिग्नोमेट्री उसमें आपको बहुत काम आएगा। वैसे मैं निकाल कर भी दिखा दूंगा, चलिए मैं निकाल कर ही बता देता हूं कैसे। देखो ये आपका एक क्या है, रेक्टेंगल है, 90 अंश का कोण है, 90 अंश के कोण के ठीक सामने की भुजा कर्ण होती है। तो मैं कह सकता हूं कि ये 13 किसकी लंबाई है, कर्ण की लंबाई है। एक बेस होता है, एक लंब होता है, ये हमारा लंब हो गया, तो ये इसको आधार कह सकते हैं, या आप इसको आधार भी कह सकते हो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आधार है
तो यहाँ पर लंब आप ज्ञात कर सकते हो। कैसे ज्ञात करोगे? तो आपको पता है कि सर अगर मैं यहाँ पर पाइथागोरस परिमेय लगा दूं कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। बात को मेरी समझना मेरे भाई, कर्ण कितना है 13, तो अगर मैं 13 रखूंगा और 13 का स्क्वायर करूंगा तो 169 आ जाएगा। लंब क्वेश्चन में दे रखा है कि ज्ञात करिए, इसको ज्ञात कर लीजिए। तो लंब स्क्वायर हम एज इट इज रखेंगे, इसमें नो चेंज। आधार 5 दे रखा, 5 का स्क्वायर 25, ये 25 इधर आएगा माइनस में, तो 169 माइनस के 25 और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लंब का स्क्वायर आ जाएगा, आएगा ना। तो अब 169 से 25 घटा देंगे तो 144, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, यानी लंब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 144। अंडर रूट 144 का मतलब क्या होता है, 12 सेंटीमीटर। चूंकि भाई सेंटीमीटर में सारी चीजें थे तो सेंटीमीटर में आएगा ना, यानी लंब कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। अब एक बात आप समझना मेरे दोस्त, एक बात आप समझना, ये 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई आ गई, लंब की लंबाई 12 सेंटीमीटर, और यही तो यहाँ पर था एडी। तो मैं कह सकता हूँ कि 12 सेंटीमीटर हमारी चौड़ाई है। अगर लंबाई चौड़ाई पता चल गया तो क्या मैं रेक्टेंगल का एरिया नहीं बता सकता हूँ? हमें पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है भाई, लंबाई गुणे में चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। लंबाई आपकी कितनी दी गई थी क्वेश्चन में, वो 5 दी गई थी, 5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई अभी आपने कैलकुलेट किया कितना आया, 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर और 12 पंचे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आएगा, जवाब आएगा। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा, आपका जवाब आएगा। तो बहुत अच्छे से आपको इस क्वेश्चन को समझना था। क्वेश्चन में आपको डायगोनल दे रखा था, क्वेश्चन में आपको लेंथ दे रखा था, हमने अपने दिमाग का प्रयोग करके राइट एंगल ट्रायंगल से हमने ब्रेथ निकाल लिया, और जब लेंथ और ब्रेथ पता चल गई तो हमने एरिया बता दिया, लंबाई गुणे चौड़ाई कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। नोट कीजिए, फिर हम आगे पहुँचते हैं, ठीक है ना भाई, इसको नोट कीजिए, फिर आगे पहुँचते हैं आगे के प्रश्न पर, प्रश्न संख्या नंबर 3 पर, प्रश्न संख्या नंबर 3 पर पहुंचते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। अब इसमें देखो, इस क्वेश्चन में मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, केवल आपके सामने हम चित्र बनाएंगे, बस केवल हम चित्र बनाएंगे, लैंग्वेज का खेल नहीं है। अब देखो समझने की देरी है ना। देखो अब यहाँ पर चित्र आपसे मैं बताऊंगा कि चित्र आप समझिए बस, है ना। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ, ये प्रश्न संख्या 3 जरा समझना मेरे भाई। ये एक ऐसे करके आपका बना है और इसके अंदर आपका भी एक आयत बना है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना मेरे। देखो ये 100 मीटर इसकी लेंथ दे रखे हैं, 100 मीटर, और इसकी ब्रेथ दे रखे हैं 50 मीटर, है ना। और अंदर इसकी लंबाई दे रखे हैं, इसकी लंबाई अंदर जो है ना, इसकी लंबाई 3 मीटर है, इसकी लंबाई 3 मीटर है, और इसकी लंबाई भी 3 मीटर है, यानी इसकी लंबाई भी कितनी है, 3 मीटर है। अब जरा मेरे भाई क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर यह कह रहा है कि जो अंदर है ना, अंदर ये जो आपका बना है ना, जो मैं आपको डार्क करके दिखा रहा हूँ, ये डार्क, ये आपका रास्ता है, ये आपका रास्ता है ना, ये रास्ता है, या इसके अंदर पार्क भी कह सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर कह सकता है। ऐसा क्वेश्चन कहेगा कि एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई 100 मीटर तथा चौड़ाई 50 मीटर है, यदि उस पार्क के अंदर 3 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, तो आपसे पूछे है कि रास्ते पर, पहले तो ये पूछेगा क्वेश्चन कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, दूसरा तो ये चीज़ पूछेगा, कुछ आपको दे देगा कि इतने मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर में मान लिया 100 रुपये का खर्च आता है, तो पूरे रास्ते का क्षेत्रफल है, पूरे रास्ते पर घास लगवाने का या पूरे रास्ते पर तार लगवाने का, कुछ भी लगवाने का, वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। पैसा खर्च कितना आएगा, ये चीज़ पूछेगा। तो वैसे इसी क्वेश्चन में आपको लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखे हैं। क्वेश्चन में पूछे हैं कि 3 मीटर चौड़ी सड़क है, यदि खर्चा 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, मैं केवल खर्चा लिख रहा हूँ ना, यदि खर्चा कितना है, 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर है,
₹50 प्रति वर्ग मीटर है। तो आपसे पूछे हैं कि रास्ते पर मिट्टी डलवाने का कुल खर्च, रास्ते पर मिट्टी डलवाने का कुल खर्च, मिट्टी डलवाने का कुल खर्च, है ना। देखिए आप समझ पाए, देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत लेंथी होती है। अगर मैं इस क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखने बैठ जाता ना तो हमें लगता है 2-3 मिनट इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ही चली जाती। और आपको पता है फालतू टाइम वेस्ट करना एकदम मतलब सबसे खराब काम होता है ना। देखो अब आप यहाँ पर देखो मेरे भाई, ऐसा जब भी क्वेश्चन आपके जीवन काल में ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप क्या करोगे। आप सबसे पहला काम, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो सबसे पहला काम, ये जो आयताकार पार्क है ना इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। मैं कह सकता हूँ सर कि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा। भाई बात को समझना, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, अब पार्क कैसा है, आयताकार है। और कल ही सिखाया कि दुनिया की वो सारी चीजें जो आयताकार हैं उनका क्षेत्रफल वही होता है जो आयत का क्षेत्रफल होता है। तो हम आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या कह सकते हैं, L इंटू बी कह सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई है 100, चौड़ाई है 50, तो मैं कह सकता हूँ 100 मीटर और गुणे के 50 मीटर, यानी मैं कह सकता हूँ भैया 5 एक कम 5 यानी 5000 मीटर स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। इतनी बात समझ पाए हो कि नहीं पाए हो, 5000 मीटर स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो, अब ये आपका रास्ता अंदर बना है टोटल 3 मीटर चौड़ा, टोटल 3 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। तो मैं आपसे इतना जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो अब रास्ते का क्षेत्रफल, अब भाई आयत के अंदर अगर कोई चीज़ बनी है तो वो भी आयताकार होगी। ऐसा थोड़ी नहीं है कि जब तक क्वेश्चन मेंशन नहीं करेगा कि आयत के अंदर त्रिभुज बना, सर्किल बना, तब तक हम आयताकार ही मानेंगे। क्षेत्रफल कैसे पता करेंगे, ये जो आपकी इसकी देखो लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई, जो पूरी लंबाई है ना इसकी 100, इस 100 में से हम माइनस कर देंगे 3 + 3 के। पता है 3 + 3 क्यों, क्योंकि 3 और 3 दोनों तरफ आपके चारों तरफ होगा ना तो ये इसकी लंबाई हो जाएगी। और अगर यहीं पर मैं इसकी चौड़ाई की बात कर लेता हूँ तो चौड़ाई 50 थी ना, 50, इससे मैं माइनस कर दूंगा 3 + 3 को। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब लंबाई गुणे चौड़ाई अगर हम हल करेंगे तो रास्ते रहित क्षेत्रफल हो जाएगा L इंटू बी। L इंटू बी का मतलब यहाँ 100 से 6 जाएगा तो 94 आ जाएगा, और यहाँ अगर 50 से 6 जाएगा तो 44 आ जाएगा। अब इसको हम गुणा कराते हैं, 94 और 44 का अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, 94 और 44 का, तो देखो 4 चौके 16 का 6 1 आ गया, 9 चौके 36 और 4 चौके 16, 36 में 16 जोड़ेंगे 6 6 12, 3 1 4 1 5 52, 52 1 53 के 3, कैरी कितना आ गया आपका 5 आ गया, कैरी 5 आ गया, 9 चौके 36, 36 4 40 1 41, ये 41 36 आ गया। यहाँ आ गया आपका 41 36, कितना आ गया मेरे भाई 41 और 36 आ गया। अब देखो क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इनका सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल पता चलेगा। मैं कह सकता हूँ सर कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ते का जो एरिया हो जाएगा 5000 माइनस के 41 36। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से कितना आएगा 36 4 40, है ना, ये हो गया 60, 100, 4200 हो गया 864, 864 मीटर स्क्वायर, ये रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। चूंकि रास्ते का जो खर्च है वो 1 वर्ग मीटर में 50 रुपये लगते हैं, तो टोटल खर्च मैं बता सकता हूँ कि सर टोटल एक्सपेंडिचर जो मेरा होगा वो 864 इंटू के 50 हो जाएगा। सॉल्व करिए इसको, 4 पंचे 20 के 0, कैरी कितना आ गया भाई 4 पंचे 20 के 0 2, 5 6 के 30, 2 32 के 2 3, 8 5 40 3 43, ये आपका राइट आंसर, इसको नोट कर सकते हो, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, सही जवाब आ जाएगा, इसको नोट कर सकते हो, ठीक है ना। 43,200 आपका सही जवाब आ जाएगा। इतने रुपए लगेंगे, तैयार रखना इतने रुपए, अगर आपको मिट्टी डलवाना है इसके ऊपर, ठीक है ना। क्लियर बात हो गई।
कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा जब आपसे कहेगा, मैं रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ ना, मैं स्क्वायर की भी बात नहीं कर रहा हूँ, स्क्वायर में भी ऐसा क्वेश्चन बनता है। जब कभी रेक्टेंगल में ऐसा चीज़ आएगा कि अगर सेम लंबाई चौड़ाई के अंतर्गत उसके अंदर या उसके बाहर, बाहर होगा तो प्लस करेंगे, अंदर होगा तो माइनस कर देंगे। अगर आपका रोड बन रहा है चौड़ी, या पार्क बन रहा है, या स्कूल के चारों तरफ कुछ भी हो सकता, तो हम उतना ही दोनों से घटाएंगे। चूंकि 3 था तो 3 3 6 घटा दिया 100 से 6, 3 3 था 3 3 6, 50 से 6 घटा दिया 44, 100 इंटू 44 कितना आ गया 41 36। टोटल से इसका क्षेत्रफल घटा दिया, रास्ते का क्षेत्रफल पता चल गया, और एक इतने में लगता था तो इतना इतने में लग गया। क्लियर बात है ना। नोट कीजिए, आगे पहुंचते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। इसको नोट करो मेरे भाई, फिर प्रश्न संख्या 4 पर पहुंचते हैं, वो क्या कह रहा उसको भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को, यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर ना। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना, और ये सारे क्वेश्चन आपको आपके बुक में मिल जाएंगे, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं खोजना नहीं है आपको। अगर आप मेहनत से, सच्ची लगन से पढ़ाई करते हैं तो आपके पास बुक भी होगी, आपके पास आपके नोट्स भी होंगे, और यही आपके काम आएगा, बाकी कुछ भी आपके काम आने वाला नहीं है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को जरा सॉल्व करके दिखाओ। इसमें कह रहा है एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल, एक आयताकार गत्ते का एरिया आपको दिया गया है, आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल वो कितना दिया मेरे भाई, 117 वर्ग सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आगे क्वेश्चन कहा गया इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, इसकी जो लंबाई है वो 13 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा गया गत्ते की चौड़ाई ज्ञात करो। गत्ते की चौड़ाई आपसे पूछे हैं, गत्ते की चौड़ाई क्या होगी, गत्ते की चौड़ाई बताओ। अब बताओ कोई परेशानी है इस क्वेश्चन में। हम कह रहे हैं ना, बिना पेन बिना पेपर के लगाओगे 13 नवैया 117, नो आंसर आ जाएगा, है ना। बोलो कोई दिक्कत परेशानी है, बस समझने की देरी है। बस आपको, आप लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हो इस चीज़ को, इम्पोर्टेंस दीजिए भाई साहब, क्योंकि अभी जब टाइम आ जाएगा, एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, तो फिर आपके पास टाइम नहीं बचता है। परीक्षा में अच्छे अंक वही लाता है जो निरंतर पढ़ाई करता है, और जो टाइम आने पर पढ़ता है वो कभी परीक्षा के आसपास भी नहीं आता है। और मैं बता दूं ये सच्चाई है, उन्हीं का ही बैक लगता है जो परीक्षा की डेट आने के बाद पढ़ाई करते हैं। याद रखना इस बात को। देखो मैं कह सकता हूँ कि गत्ते का जो क्षेत्रफल है, गत्ते का क्षेत्रफल, ये गत्ते का क्षेत्रफल आयताकार है तो लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। भाई क्षेत्रफल के स्थान पर क्षेत्रफल रख दो। लंबाई आपको 13 मीटर थी, चौड़ाई सर पता नहीं, हमने x मान लिया, या हम b ही रख सकते हैं। ये आपका गुणे में इधर बटे में 117 बटे 13 बराबर के b, 13 नवैया 117, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर आ गई। बोलो ब्रेथ कितनी है, 9 सेंटीमीटर आपका सही जवाब। 9 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, है ना। कितना आएगा सर, 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। बोलो यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके भाई, चलो अगला क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 को आपको हल करना है और बताना इसका जवाब क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का देखो, ये प्रश्न ये कहने की कोशिश कर रहा है कि एक वर्ग की भुजा में क्या कर रहा है, एक वर्ग की भुजा में 10% वृद्धि कर रहा है, 10% इंक्रीज हो रहा है, 10% वृद्धि कर रहा है, 10% वृद्धि कर रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। हाँ ये पूछे हैं, तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगी, तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगी। अब अगर ये क्वेश्चन नहीं लगा पाए तो परसेंटेज की इतनी क्लास देना व्यर्थ चला जाएगा। कितने परसेंट वृद्धि होगी, मैंने प्रतिशत की इतनी क्लासें दी हैं आपको, वहीं का कंसेप्ट यहाँ पर लगा दो सर, क्या प्रॉब्लम है। चाहे तो 100 मान के लगा लो, चाहे तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लगा लो, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। हमारी समझ से आप लोगों को
फिर भी अगर नहीं समझ पाए तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अगर प्रतिशत में जब भी कभी चीज़ें आएंगी प्रतिशत में, तो हमेशा आप ये जो 10% दिया इसको फ्रैक्शन में बदलोगे तो 1/10 आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। यानी जो नीचे होता मैंने बताया था ये पहले का केस होता है। अब वृद्धि हो रहा है ना, तो एक इसमें ऐड कर देंगे, यानी अब बाद में कितनी भुजा हो जाएगी, 10 1 11, है ना। अगर मैं पूछूं कि पहले क्षेत्रफल कितना रहा होगा, भाई पहले क्षेत्रफल कितना रहा होगा और बाद में क्षेत्रफल कितना रहा होगा, तो आप मेरे भाई बताओ, क्षेत्रफल होता भुजा स्क्वायर। पहले मैंने माना क्षेत्रफल भुजा 10 रही होगी, अब वही भुजा 11 पहुंच गई। पहले भुजा 10 रही होगी, वही भुजा अब 11 पहुंच गई। तो पहले भुजा 10 का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, और ये 11 का स्क्वायर हो गया। यानी पहले क्षेत्रफल था आपका 100 और अब क्षेत्रफल हो गया आपका 121। हमने देखा कि क्षेत्रफल हमारा बढ़ गया, और कितना बढ़ गया, 21। कहाँ से बढ़ गया, 100 से। और जब भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणे 100 करते हैं, 100 से 100 खत्म, 21% की वृद्धि होगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 21% की वृद्धि होगी। बोलो ऐसे क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम होगी। और ये क्वेश्चन आपका अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन ये पूछा जा सकता है। ये परसेंटेज में भी आ सकता है और ये आपका मेंसुरेशन में भी आ सकता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं जाना है हम तो इसको दाग देंगे बम से, है ना। क्लियर। कितना आंसर आएगा, 21% इंक्रीज हो जाएगा आपका एरिया, अगर हम 10% वृद्धि कर देंगे किसमें से, भुजा में। नोट करो, फिर आगे पहुंचते हैं, इसको नोट करो मेरे भाई, फिर आगे पहुंचते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है और उसको भी हम समझते हैं, है ना। क्लियर। अब देखो मेरे भाई, अब एक बात आपको समझना है। अब अभी तक आपका जो त्रिभुज आयत वर्ग था, इससे रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, है ना। अब हम आपको वृत्त से रिलेटेड बेसिक बातें बताएंगे, इनको सीख लेना, फिर हम कल इस पर रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस रखना, क्योंकि सर्किल से रिलेटेड आपको बहुत सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। अब देखो, मेरे 3 टॉपिक इसमें क्लियर हो गए थे भाई। त्रिभुज हमने बता दिया, त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन करा दिया। आयत हमने बता दिया, आयत से रिलेटेड क्वेश्चन करा दिया। वर्ग मैंने बता दिया, वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन करा दिया। अब हमारा बच्चा तो वृत्त बचा, सर्किल, इसको हम समझते हैं। देखो वृत्त क्या होता है, वृत्त क्या होता है, ये आपका एक वृत्त होता है, ये आपका क्या है, एक सर्किल है, ठीक है ना। ये एक सर्किल है, वृत्त है। तो यहाँ पर मेरे भाई होता केवल इतनी सी बात है, इसमें बीचों बीच में एक पॉइंट होता है, और इस पॉइंट से इसके चारों तरफ की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। मैं वृत्त कह सकता हूँ कि एक निश्चित बिंदु से उसके पास के सभी बिंदुओं को मिलाने वाली दूरी को हम, जो आकृति बनती है, जो दूरी बनती है, उसी को हम सर्किल कहते हैं। इसको याद रखना है आपको, है ना। तो ये जो आपका बीचों बीच में पॉइंट होता है, अगर मैं इसका नाम ओ दे देता हूं, तो इसको हम कहते हैं मेरे भाई सेंटर। इसको हिंदी में कहते हैं केंद्र, इंग्लिश में कहते हैं हम सेंटर। क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं, है ना। अब मेरे भाई आप चीज़ों को समझिए। यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको टेढ़ा करके बना दूं, नहीं तो अभी आपके समझ में नहीं आएगा, है ना। अभी इसमें थोड़ा सा एक लाइन और हमें ड्रा करनी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, है ना। अब मेरे भाई आप चीज़ों को समझो, ये जो आपकी बाहरी परत दिख रही है ना, ये जो आपकी बाहरी परत दिख रही है, जो दिख रही है, इसको हम बोलते हैं परिधि। इसको क्या बोलते हैं सर, परिधि बोलते हैं। इसको वृत्त की क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। और इसका जो अंदरूनी पार्ट है, अंदरूनी जो इसका पार्ट है, इस अंदरूनी पार्ट को हम बोलते हैं क्षेत्रफल, एरिया बोलते हैं, है ना। तो इसको हम एरिया बोलते हैं। लेकिन अब आप बातों को समझना, यहाँ पर ये वृत्त के केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है, वृत्त के केंद्र से जो परिधि तक की दूरी होती है, इसको हम बोलते हैं त्रिज्या, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम रेडियस। जो केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं। कंसेप्ट याद रखना मेरे भाई, नहीं बाद में चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। हमने क्या बोला कि सेंटर से जो आपकी
परिधि तक की जो दूरी होती है उसको हम त्रिज्या बोलते हैं और इंग्लिश में इसको हम रेडियस बोलते हैं। आर से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, अगर हम दो रेडियस को मिला दें, दो रेडियस को मिला दें, दो रेडियस को मिला दे तो ये हमारे क्या हो जाएगा, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे को मेरे भाई, इस पूरे को हम व्यास बोलते हैं। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम डाईमीटर बोलते हैं, यानी कि हम डी से प्रदर्शित करते हैं। बात क्लियर मेरे भाई। एक बात याद रखना, जो ये आपका व्यास होगा, जो व्यास होगा ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास क्या होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया कि व्यास क्या है। ऑप्शन में दिया गया व्यास जीवा है, व्यास त्रिज्या है या व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। तो हमारा ऑप्शन वही सही था कि व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, क्योंकि इसके अंदर का जीवाएं तो हम बहुत सारी खींच सकते हैं, लेकिन वही जीवा आपकी व्यास होगी जो सबसे बड़ी होगी। और सबसे बड़ी जीवा को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम इससे रिलेटेड कुछ अपने सूत्र देख लेते हैं। जैसे मैं कह दूं कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वही मैं बात कर लूँ वृत्त के परिधि की, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है ना। अब एक बात को और समझना, यहाँ पर आपसे चाप की लंबाई पूछेगा। अभी मैं क्वेश्चन केवल फार्मूले बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा। अगर आपको चाप की लंबाई पूछेगा तो चाप की लंबाई में थोड़ा सा चीज़ें हो जाती, ऐड हो जाती हैं। चाप की लंबाई होती है वृत्त का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाई थीटा बटे 360। ये होता आपके चाप की लंबाई। इसके अंतर्गत एक चाप दे देगा, आपसे चाप की लंबाई पूछेगा तो चाप की लंबाई का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा बटे 360। थीटा का मतलब एक एंगल आपको दिया गया होगा। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट को लिखना मेरे भाई, इस पॉइंट को, कि वृत्त में टोटल कितने अंश होते हैं। वृत्त में जो अंशों की संख्या होती है वो होती है 360। वृत्त में 360 अंश होते हैं, इसीलिए 360 अंश हमने यहाँ पर लिखा। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक वृत्त में कितने अंश होते हैं, तो आप कहोगे हमें पता है, एक वृत्त में 360 अंश होते हैं। आप बिल्कुल क्लियर उसको बता दोगे, ठीक है ना, एक वृत्त में 360 अंश होते हैं। देखो अब एक बात को जरा समझो, आप यहाँ पर क्या एक बात देख पा रहे हो, चाहे वो वृत्त का क्षेत्रफल हो, चाहे वो वृत्त की परिधि हो, चाहे वो चाप की लंबाई हो, इन सब में हमको कौन सी चीज़ कॉमन दिख रही है, कौन सी चीज़ कॉमन दिख रही है। कॉमन आपको दो चीज़ दिख रही होंगी, एक पाई आर और एक रेडियस आर, है ना। तो इसका तो मान बिल्कुल फिक्स है। हमें कितना इसका मान रखना है, 22/7। हमें 22/7 इसका मान रखना है। और अभी कल के पेपर में क्वेश्चन आया, टेट के पेपर में, कि पाई आर क्या है। पाई आर हमारी एक प्रकार की अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन जो इसका मान होता है 22/7 यह परिमेय होता है। क्योंकि इसको हम कह दें तो ये एक एग्जैक्ट मान नहीं है, 3.1414 करके ऐसे पॉइंट में जाएगा, ये कभी शांत नहीं होता है। तो इसीलिए अगर फ्रैक्शन में कहेंगे तो ये हमारा एक परिमेय हो जाएगा, लेकिन पाई आर एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको आप भी याद रखना, बनेगा क्वेश्चन, इस पॉइंट को याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा ऑप्शन वाले में, ठीक है ना। अगर मैं आर की बात कर लेता हूँ तो जरा रिलेशन समझना। आर और डी की बात करता हूँ, आर बोले तो रेडियस, डी बोले तो डायमीटर, त्रिज्या और व्यास। जब भी कभी आपको रेडियस नहीं पता होगी, क्वेश्चन में आपको व्यास दे दिया गया होगा, रेडियस नहीं पता होगी, तो रेडियस कैसे निकालोगे आप, रेडियस आप व्यास का आधा कर दोगे तो रेडियस आ जाएगी। त्रिज्या आप कैसे निकालोगे, आप व्यास का आधा कर दोगे तो त्रिज्या निकल आएगी। क्योंकि भैया R1 ये है, R2 ये है, जब दो त्रिज्याओं को मिलाओगे तो आपका व्यास बनेगा। अगर व्यास त्रिज्या का 2 गुना है तो त्रिज्या व्यास का आधा होगी। ऐसा मैं कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ,
भाई खुद से सोचो, अगर दो त्रिज्याओं को मिलाकर हम व्यास बना सकते हैं तो व्यास का आधा करके हम त्रिज्या क्यों नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं ना। तो वही काम, अगर रेडियस पता करना है तो व्यास का आधा कर दोगे तो त्रिज्या पता चल जाएगी। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आपसे सब कुछ सॉल्व कराने के बाद आपसे व्यास पूछेगा, तो व्यास की वैल्यू आप क्या निकालोगे? 2r। रेडियस का 2 गुना कर दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा? व्यास पता चल जाएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं मेरे भाई, याद रखना। इससे रिलेटेड कल मैं बहुत सारे ढेरों क्वेश्चन कराऊंगा और इस पर भी बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ये हमारी क्लास नंबर थी 3 इस चैप्टर की। अभी 2 क्लासें बाकी, मैं इस चैप्टर में 5 क्लासें दूंगा, मैंने आपको बताया था। तो अब कल की क्लास में हमारा जो मेन फोकस रहेगा, मेन टारगेट रहेगा, वो सर्किल रहेगा। बाकी उसके वृत्त, त्रिभुज के, वर्ग के, आयत के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो उम्मीद करते सभी साथियों को आज की क्लास में मज़ा आया होगा, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो मित्रों के संग शेयर जरूर करो भैया, अपने मित्रों के संग, है ना, जोड़ने का प्रयास किया करो अपने मित्रों को। और पसंद आने पर लाइक करा करो, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।